लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहे पाकिस्तान। कायदे-ए-आज़म ने ये कहा था कि अब पाकिस्तान बन गया है, सिंधी, पंजाबी, पश्तो नहीं कहेगा, अब हम पाकिस्तानी हैं। कायदे-ए-आज़म ने झंडा 1948 में फाइनल किया था। अमृतसर दरबार में जाता रहा हूँ सिखों के साथ, होली में हिंदुओं के साथ जाता, कोई नहीं, भाइयों की तरह होता था। कोई गाड़ी जब लाहौर आई है तो लाहौर में देखा कि गाड़ी खड़ी है तो उसका दरवाज़ा भी नहीं खुला और कोई उतरा नहीं है, तो सब हैरान हो गए। जब गाड़ी के अंदर दाखिल हुए हैं तो सारी लाशें थी। ये लाशें जो है, ये रावी जो है ना, उसके सामने 12 दरी, कामरान 12 दरी, उसके पीछे गड़े होते थे रेत के, वहाँ दफनाई गई थी। मेरा नाम असगर मखदूमी है। मेरे वालिद साहब का नाम पीरज़ादा मोहम्मद अनवर मखदूमी है। वो कॉरपोरेशन अमृतसर में थे। मैं अमृतसर में पैदा 11 फरवरी 1932 में पैदा हुआ था। तो 1942 में हमने कायदे-ए-आज़म को पहली दफ़ा वेलकम किया था। मैं उस वक्त मुस्लिम हाई स्कूल में पढ़ता था। 1942 में मेरी मदर इन लॉ ने कायदे-ए-आज़म को जो अपना ज़ेवर दिया था, 1945 की बात है कि मैं उस वक्त जब स्कूल में पढ़ता था, हमारा टीचर था शेख गुलजार साहब, वो नक्शा लेकर आए थे पाकिस्तान का, वो मैं आपको दूँगा। पाकिस्तान का नक्शा जो एक था, पाकिस्तान 2 नहीं थे, पाकिस्तान का नक्शा एक था। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग भी दिखाई है लाहौर में भी। तो उन्होंने कहा कि आपने ये नक्शा जो दिया है कायदे-ए-आज़म को, जो किसने भी बना कर दिया था। तो मैंने कहा यार ये तो बात ठीक है आपकी, आज तक देखो इस नक्शे के बारे में किसी ने नहीं बताया कि वो पाकिस्तान का नक्शा किसने पेश किया था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप एक मुसलमान टेरिटरी का मुतालबा कर रहे हैं, मगर वो टेरिटरी कौन सी होगी। फिर कायदे-ए-आज़म ने कहा कि ये नक्शा कैसे बताना चाहिए, तो उसमें सईदुद्दीन काजी है, उस वक्त ज़माने 1940 में 1944 की बात है। कायदे-ए-आज़म को कहा कि सईदुद्दीन काजी इंचार्ज है जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसकी ड्यूटी लगाएं, वही कर सकता है। उसके साथ एक प्रोफेसर थी मरियम अलाही, वो प्रोफेसर थी। तो इन दोनों ने बना के वो पाकिस्तान की आबादी, पंजाब, सिंध, सूबा, सब की आबादी बनाकर मुसलमानों की कितनी है और नक्शा बना के दिया था कि ये है। वो मैं नक्शा दिखा रहा हूँ नई पौध को कि ये कायदे में उस वक्त अंग्रेज़ों को नक्शा ये दिया था जो आप लोगों को इल्म नहीं है। उसके बाद जो सेंटर जो है वो UPCP इसलिए काटा कि जमीयतुल उलमा-ए हिंद ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, वो नहीं रहना है। उसका नतीजा ये कि अंग्रेज़ों ने वो हिस्सा काट के बंगाल रह गया, पंजाब रह गया। उसके बाद जब कायदे-ए-आज़म ने मास्टर तारा सिंह जो उस वक्त इंचार्ज था, उसको बुलाया कि यार तुम्हारे सारे मजहबी मकामात पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो तुम हमारे साथ मिल जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है, बात तो अच्छी है, मगर मैं जाकर पढ़िया, मैं अमृतसर जाकर टेंपल में करिया इकट्ठू करूँगा, फैसला करेंगे। मगर जब गांधी को पता चला तो उसने नेहरू को कहा कि इसको दिल्ली में बुलाए और इसको कहें कि यार तुम मुसलमान है, ये तो कट्टर किस्म के, तुम्हें वहाँ बात नहीं करने देंगे, तुम हमारे साथ रहो। जिसका नतीजा हुआ कि रेड क्लिफ अवार्ड में फिर उसका जो तकरीर थी उसकी वजह से फिर हमारा अमृतसर निकल गया, वरना अमृतसर जून में 1947 तक पाकिस्तान में था। जून के बाद जब रेड क्लिफ अवार्ड दिया तो हमारा शहर जो है वो निकल गया। तो हम 15 अगस्त को पाकिस्तान में आए थे। हम जब स्कूल में पढ़ते थे हमें कभी कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो कमज़ोर होते थे बच्चे उनको रख लेते थे टीचर बाद में, और टीचर भी वो माँ बाप की तरह होते थे कि वो कुछ घंटा देते थे कमज़ोर बच्चों को, तो वो पढ़ाते थे। ये हमारा म्यार था। दूसरा हमारा म्यार था कि हम कॉरिडोर में जब अगर मास्टर हमारा गुजरता था, हम कभी भी मास्टर के आगे नहीं गुजरते थे। अगर मास्टर से हम दीवार के साथ खड़े हो जाते थे सलाम करने के लिए, चाहे मास्टर आगे जाए तो हम पीछे आते थे। अब अगर मैं बच्चों को कहता हूँ किसी को, वो कहता है ये वो पुराने ज़माने की बातें हैं, अब इस काबिल नहीं है प्रोफेसर। मैंने कहा काबिल तो तुमने बनाना। ये मेयार था हमारा। ये मुस्लिम हाई स्कूल जो ये अपना जमात ये MO सर सैयद की थी, ये हमारी होती थी। इसके अंडर MO कॉलेज भी था अमृतसर में और मुस्लिम हाई स्कूल था। लाहौर में मैं आके मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल लोअर माल जो है वहाँ में मैंने आकर 9th और 10th कराया। 9th से जब हम आए तो हम 2nd डिफेंस लाइन मिलिट्री की थी, उसको तो फ़ौज हमारी नहीं थी क्योंकि फ़ौज हमारी बिखरी हुई थी 2nd वर्ल्ड वाइड में। तो अंग्रेज़ों ने हिंदू फ़ौज को लाते थे, मुसलमानों को नहीं ला रहे थे, इस वजह से हमारी फ़ौज ही कमज़ोर थी।
1947 में जब कमज़ोर थी तो हम सेकंड डिफेंस लाइन थे पाकिस्तान की फ़ौज के, मैं उसको डिफेंस लाइन का सेकंड था। तो हमारी फ़ौज ने उस वक्त फैसला किया था कि हमारी फ़ौज कमज़ोर है, जो सेकंड डिफेंस लाइन है अगर ये कमज़ोर हो गई तो हम तीसरी डिफेंस लाइन बनानी है। उसके लिए फ़ैसला हुआ था असेंबली में कि भाई सेकंड डिफेंस लाइन जो है बीआरबी कैनाल, उसको छोटी सी नहर थी जैसे लाहौर में गुलबर्ग से, ये वहीं से निकलती है, ये छोटी नहर थी। तो इन्होंने फैसला किया था कि नहर को चौड़ा किया जाए, गहरा किया जाए। उस वक्त पुल होते थे लकड़ी के बनते थे किश्ती, उसके ऊपर पुल बनाया करते, तो पुल में वक्त लगता था, तो इसलिए वो नहर चौड़ी 1949 में 1948-49 में मैंने जब दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता रहा मैं लाहौर में, तो हमें इन्होंने कहा, जो ट्रेनिंग देता था फौजी, उसने कहा कि जी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हमें फौज ने फैसला किया है कि तीसरी डिफेंस लाइन बनानी है, बीआरबी कैनाल को गहरा करना है और बड़ा करना है। तो आप वॉलंटियर कहो कि खाने में तो पैसा नहीं है, वो तो किक्कर के कांटे जो है ना वो भी लगाया करते थे, आपको याद होगा किक्कर के कांटे पिन की जगह इस्तेमाल करते थे, ये खजाने का हाल था। तो हमने उस वक्त नहर बनाई थी 1949 में, उसका मुझे सर्टिफिकेट 1950 में दिया। हम जो इलाके में रहते सिविल लाइन था, यहाँ सिख, हिंदू और मुसलमान तीनों कौमें रहती थी। दो गलियाँ जो है मुसलमानों की थी, बाकी 5 गलियाँ जो है ना सिखों और हिंदुओं की थी। हम इकट्ठे होते थे, इकट्ठे कहते थे, हॉकी और क्रिकेट इकट्ठे करा करते थे। मैं अमृतसर दरबार में जाता रहूँ सिखों के साथ, उनके फंक्शन में जाते थे। होली में हिंदुओं के साथ जाना, कोई नहीं, भाइयों की तरह होता था, कोई ना। ये पैदा तो 1947 में हुआ, असल में सिखों को उठाया, उनको शराबें पिलाई हैं। पहले जो अगर अमृतसर में कत्ल हुआ है, ये चौक प्रादास में हुआ है। उसका सारा जब तारा सिंह ने तकरीर की ना वहाँ गोल्डन टेम्पल में, तो उभारा गया सिखों को, तो उन्होंने उस वक्त कोशिश की, उस वक्त तलवारें होती थी, बंदूक तो कम होती थी, तो सिखों ने फिर चौक प्रागदास मुसलमानों की आबादी थी उसके नज़दीक गोल्डन टेम्पल के पास, वो सारी जला दी थी। चारों तरफ उन्होंने मिट्टी का तेल डाल के रात को, आधी रात को, तो सुबह उन्होंने सारी आबादी सिखों की थी, वो तलवारें लेकर बाहर खड़े हो गए थे। आधी जल गई थी, जो सो गए थे, जो बाहर निकले थे उनको कत्ल कर दिया था। वो लाशें मैंने जाकर मुर्दा खाने में देखी हैं। वो 3 दिन बाद मैं गया हूँ, हालांकि उस वक्त डर था, मगर मैं बेखौफ होकर जाता रहा हूँ। इसी तरह मैदान था जो भरा हुआ था, तो बाकी लाशें 30-32 बाहर थी, तो मैंने उनके कपड़े पे उठा के, मुंह में मक्खियाँ बैठती तो मैंने उठाला। तो मैं सोचता हूँ कि देखो, वो मुझे खौफ नहीं था इतना, बस जज्बा था कि हमने एक मुल्क बनाना है, मुल्क बनाने के लिए जलता था। तो उसमें मैं एक बात बताऊँ कि एक लकड़ी की जो फ्रूट वाली जेड़ी होती है, ये वहाँ खड़ी थी, उस पर लाशें थी। एक लाश वो थी वो काटी हुई थी, उसके 2 हिस्से थे। तो उस वक्त तलवारें बहुत भारी होती थी, वजनी होते, तो वो तो जैसे हमारे बड़े कसाई रहते हैं छुरा, इस तरह तलवार इतनी होती थी कि वो काट देती। तो एक लाश वहाँ वो 1.5 इंच में पड़ी हुई थी, जिसका आधा धड़ गिरा हुआ नीचे था, लटक रहा था, उसी तरह पड़ी थी 2-3 लाशें। ये भी मैंने देखी हैं। 14 अगस्त की लाशें मैंने देखी हैं, जो अमृतसर गाड़ी गई है, तो जो दाएं तरफ से इन्होंने हमला किया था, बाएं तरफ ट्रेन के जो लोग थे वो भागे वहाँ से, और हालांकि उनको ख्याल नहीं था कि अगर भागते भी तो उन्होंने मैदान में उनको कत्ल कर दिया। वो वहीं तक लाशें पड़ी है जो मैंने देखी थी। वो गाड़ी जब लाहौर आई है, तो लाहौर में देखा कि गाड़ी खड़ी है, तो उसका दरवाज़ा भी नहीं खुला और कोई उतरा नहीं है, तो सब हैरान हो गए, ख्याल हो गया ये हुआ क्या है, गाड़ी से उतर नहीं रहा। जब गाड़ी के अंदर दाखिल हुए हैं तो सारी लाशें थी। ये लाशें जो है, ये रावी जो है ना, उसके सामने 12 दरी, कामरान 12 दरी, उसके पीछे गड़े होते थे रेत के, वहाँ दफनाई गई थी। ये 2,5-3 हज़ार लाशें आप कहते हैं कब्रिस्तान में, वो कब्रिस्तान कहाँ होता था 2,5-3 लाशों का। तहरीक आज़ादी में तो इस तरह हुआ था कि जब कायदे ने नाफरमानी का ऐलान किया था, कि उस वक्त ये हालत कि हमने खद्दर बंद कर दिया था, अंग्रेज़ों के बात हमारी नहीं सुन रहे थे ना, वो कहते हैं असल में गांधी के पीछे लगे थे, अंग्रेज़ कायदे को नहीं बुलाते थे। तो कायदे को जब पहली दफ़ा वाइसराय ने बुलाया, तो कायदे हैरान रहा कि यार मुझे इसने क्यों बुलाया। वो इसलिए बनाया था, मैं आपको ये पाकिस्तान बनाने की वजूहत जो है ना बना है, वो कैसे, वो इस तरह
کہ جاپان نے جب حملہ کیا تھا نا تو اس نے 3 علاقے جو ہیں سارا ایشیا کرنے کے بعد تھائی لینڈ، اس کے بعد ملیشیا، اس کے بعد برما میں جب قابض کیا تو اس نے آسام پر گولہ باری شروع کر دی تھی۔ انگریز اس کو بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ یار ہماری فوج جو گئی ہے انہوں نے قتل کر دیا تھا، فوج انہوں نے ساری مار دی تھی اپنا جاپانیوں نے، تو اس نے نئی بھرتی شروع کرنی تھی تو سینٹر بنائے تھے لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودا، میاں والی، یہ سینٹر بنائے تھے فوج کو بھرتی کرنے کے لیے، تو قاعدے نے بند کر دیا تھا، موقع ملا تھا۔ اصل پاکستان جو وجود جو ہے نا اگر تسلیم کیا تو وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ کوئی مسلمان فوج میں بھرتی نہیں ہوگا، تو جب انگریزوں کو پتہ لگا مسلمان تو بھرتی نہیں ہو رہا، یہی جنگجو قوم ہے، تو انہوں نے پارلیمنٹ کو کہا کہ قائد اعظم نے بندہ کم کر دے، ہمارے فوجی سینٹر جو ہیں وہ خالی ہیں، تو فوج کیسے کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ آزادی ہمیں دو گے، ہم علیحدہ ملک دو گے۔ یہ مسئلہ اس وقت علیحدہ ہوا، اس وقت مسئلہ تھا کہ اکثریت جو ہے نا کہ مسلمان اکثریت کو علیحدہ کرے، تو یہ 1944 میں انگریزوں نے کہا قائد اعظم کو کہ یہ آپ کہتے ہیں وہ علاقہ کون سا ہے، اس وجہ پہ 45 میں نقشہ بنایا تھا۔ قائد اعظم نے ایجنڈا 1948 میں فائنل کیا تھا۔ لیاقت علی نے 11 اگست 1947 کو، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، وہ جو اسمبلی ہم نے 1946 میں الیکٹ کی تھی، الیکشن ہوا تھا 46 میں، اس کا اجلاس پہلا ہوا تھا 7 اگست 1947، اس میں جھنڈا لہرایا تھا کہ لیاقت علی نے کہا تھا، اس وقت لیاقت علی وزیر اعظم نہیں تھا، ایز اے ممبر اسمبلی لیجسلیٹو اسمبلی، اس نے جھنڈا لہرایا تھا کہ یہ ہمارا پاکستانی جھنڈا ہوگا جو آئندہ 15 اگست کو قوم وجود میں آ رہا ہے، اس کا یہ جھنڈا ہوگا۔ وہ جھنڈا انہوں نے ثبوت پیش کیا، اس میں ریکارڈ میں لکھا تھا کہ یہ پاکستان پرپورٹ فلیگ ہے، وہ پرپورٹ کیا۔ 2 جگہ ہوتی تھی ہمارے جلسے کی، ایک مسجد خیر دین ہال روڈ پہ ہوتی تھی، دوسرا عیدگاہ ہوتی تھی۔ جو شہر میں احتجاج کرنا تھا تو وہ خیر دین مسجد ہال روڈ میں ہوتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، وہاں نعتیں ہوتی تھی، وہ جذبات پیدا 12 بجے وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد ہم مغرب تک وہ جو ہے نا سڑکوں پہ ہوتے تھے، مغرب تک ہم نے نمازیں 2 جو ہے سڑکوں پہ پڑھتے تھے، کیونکہ علماء بھی ہمارے ساتھ جو ہوتے تھے وضو کرتے تھے، تیمم کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تیمم کرو ہاتھ پہ کر کے، وہی ہم وہاں کرتے تھے، پانی ہوتا تھا۔ صبح سے ناشتہ کرنے کے بعد مغرب کو ہم گھروں میں جاتے تھے۔ یہ ہمارے اس وقت حال تھا کہ پانی اگر پیتا تھا تو مشترکہ تھا، اگر چنے ہوتے تھے صرف وہی، اور وہ 1 روپے کے چنے میرا خیال ہے سارے 10 بندے آدمی کھا لیتے تھے، وہی پانی پیتے تھے، یہ ہمارا ہوتا تھا، جذبہ ہوتا تھا۔ اچھا، وہ اس وقت 2 نعرے ہوتے تھے، ایک ہوتا تھا بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کہتے ہیں، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس وقت تیسرا نعرہ پیدا ہوا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے پاکستان۔ پاکستان کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ تیسرا نعرہ ہمارا پھر پیدا ہوا تھا جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ آپ کہتے ہیں لے کے رہیں گے پاکستان، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ تو ہم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا مقصد تھا۔ 1947 میں جب پاکستان بنایا تھا، اکتوبر میں جلسہ ہوا تھا لاہور کرکٹ گراؤنڈ گورنمنٹ کالج جو چبرجی کے پاس ہے، وہاں قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اب پاکستان بن گیا ہے، اب صرف پاکستانی ہیں، ایک قوم کہلائیں گے پاکستانی، کوئی آئندہ سندھی، پنجابی، پشتو نہیں کہے گا، اب ہم پاکستانی ہیں۔ تو کیا اب پاکستانی کہلاتے ہیں؟ ہم تو پتہ نہیں، اس میں بھی ڈیوائیڈ ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں۔